बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों सर ने आपने यहीं लास्ट पर क्लास मतलब कहाँ तक खत्म कर दिया था? लास्ट क्लास में बेटा बस ये इससे पहले तक हो गया था। अपन ने प्लांट किंगडम पढ़ लिया था। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, वो क्या है आप एक्चुअली कल स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो गई ना, तो बहुत लेट तक चलती है। ठीक है, मैं वीडियो अब मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ क्लासेस की। तो जैसे कोई क्लास छूट जाती है तो आपको अपने ऐप पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है? तो देखते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया था। प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनिमल किंगडम का। इसमें हम लोग एनिमल किंगडम को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम का डिटेल हम एक अलग चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे जिसका नाम ही है किंगडम एनिमलिया या एनिमल किंगडम नाम है। यहाँ पर हम इसका एक ओवरव्यू देखेंगे कि एनिमल किंगडम में एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? इन दो बातों को ध्यान में रखना। तो एनिमल किंगडम की शुरुआत करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर से। तो जनरल कैरेक्टर की बात करें तो क्या जनरल कैरेक्टर पाया जाता है? सो दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर होते हैं सबसे पहली बात, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को प्रोटिस्टा में रखा गया था। तो उसके बाद जो बचते हैं यूकैरियोटिक, वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं और उनको रखा गया है एनिमेलिया किंगडम में। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स की बात हो रही है, सॉरी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स की बात हो रही है जिन्हें एनिमेलिया किंगडम में रखा जाता है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब दे कंज्यूम प्री प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है? पहले से जो फूड प्रिपेयर किया हुआ है उस फूड को ये कंज्यूम करते हैं। दे दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये कोई भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हमने पढ़ा भाई, ट्रूली डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रूली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन खास बात, इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है? सेल वॉल सर सेल किसमें हमने, मेम्ब्रेन रहती है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन तो सभी में रहती है। सेल मेम्ब्रेन बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सभी लिविंग सेल में मिलेगी, लेकिन सेल वॉल केवल किस में मिलती सिर्फ है? हमने प्लांट। नहीं, केवल प्लांट नहीं, हमने पढ़ा है सेल वॉल हमें बैक्टीरिया में पढ़ा है, बैक्टी प्रो हाँ सर, मोनेरा में, ठीक है? मोनेरा में हमने पढ़ा है जहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल होती है। फिर उसके बाद हमने प्लांट सेल में सेलुलोज, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। यही अगर हम बोलें तो एक अकेला ऐसा किंगडम मिलता है जिसमें कि कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्स में। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्लांट फॉर फूड। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे डिपेंड होंगे? अगर ये हर्बीवोरस हैं तो डायरेक्टली प्लांट से फूड लेंगे, प्लांट से न्यूट्रिशन लेंगे। और अगर ये कार्निवोरस हैं या ओमनीवोरस हैं तो ये इनडायरेक्टली लेंगे प्लांट से न्यूट्रिशन या प्लांट से फूड। तो बेसिकली ये भी डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। They digest food in the internal cavity and store food reserve as glycogen or fat। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है। ये एनिमल होने का कैरेक्टर है कि ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करना। लेकिन फंजाई भी स्टोर करते हैं, ठीक है? फंजाई में भी ग्लाइकोजन का स्टोरेज पाया जाता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि एनिमल्स किसको कहते हैं? जो इंटरनल कैविटी यानी अपनी एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में फूड का डाइजेशन करते हैं और फूड डाइजेशन के बाद ये फूड स्टोर करते हैं बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमने पढ़ा है, वहाँ ये स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टार्च। स्टोर कर, ठीक है? स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बताया था जब मैं जनरल कैरेक्टर्स आपसे डिस्कस कर रहा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो ऐसा न्यूट्रिशन जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है? कौन कौन सा स्टेप्स है इसमें? 5 स्टेप्स पाए जाते हैं।
5 steps are found, कौन कौन से? ingestion, digestion, absorption, absorption, excretion, नहीं, excretion नहीं है, assimilation and egestion, assimilation, absorption and assimilation. ठीक है, assimilation and egestion, digestion. ठीक Yes. है, ये 5 स्टेप्स। तो जो भी न्यूट्रिशन इन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और उसका इंपॉर्टेंट ये जो है 5 इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है। They have definite growth pattern and grow into adult that have definite shape and size. तो जो एनिमल्स होते हैं, बच्चे अपना माइक ऑफ रखो, अपना माइक सब लोग ऑफ रखो, अपना माइक सब लोग ऑफ रखो, ठीक है। जब कोई डाउट आए तो आप उसको बोलो, ठीक है। आप लोग का माइक ऑन है तो बैकग्राउंड नॉइज बेटा थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है। और याद रखो कि अपनी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर डाउट वगैरह हो तो मैं आपको टाइम दूंगा पूछने के लिए, आप उसमें अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है। जैसे जब मैं बोलता हूँ लिखने के लिए, आप उसमें डाउट पूछना। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? दे हैव डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न में पाया जाता है। डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न का मतलब ये एक फिक्स पैटर्न शो करते हैं, सेल डिवीजन और फिर सेल ग्रोथ का एक फिक्स पैटर्न शो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी ग्रो करती है। और इनकी बॉडी ऐसे ग्रो करती है कि इनका एक डेफिनेट शेप और साइज पाया जाता है। और एक स्पीशीज के सभी ऑर्गेनिज्म लगभग एक ही शेप एंड साइज के पाए जाते हैं, तो वो इनमें एक पैटर्न में दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमंस में कुछ है, ह्यूमंस बहुत बड़े हों, कुछ ह्यूमंस बहुत छोटे हों, ठीक है, कुछ एलिफेंट जितने बड़े हों, कोई जिराफ जितने बड़े हों, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एवरेज सभी में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, एक एवरेज पैटर्न देखने को मिलता है, शेप, साइज और उनके ग्रोथ का पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हायर फॉर्म्स शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का मतलब कि इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, ठीक है, इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है, जो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स के थ्रू कंडक्ट होता है, और इसी को बोला जाता है सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। क्योंकि नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक सेंसरी पार्ट है, एक मोटर पार्ट है। सेंसरी पार्ट वो पार्ट होता है जिससे बॉडी मैसेजेस को रिसीव करती है, और मोटर पार्ट वो होता है जिससे बॉडी रिस्पॉन्स को बाहर की तरफ एमिट करती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता है वो मोटर के थ्रू जाता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, इनमें से ज्यादातर क्या है? केपेबल हैं, किसके? लोकोमोशन के केपेबल हैं। और लोकोमोशन के लिए कैपेबल हैं, उनमें कैपेबिलिटी पाई जाती है लोकोमोशन के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? दे बिकम मोटाइल। तो मोस्ट ऑफ देम, अब यहाँ पर भी बात आ गई मोस्ट ऑफ देम, यानी सारे एनिमल्स मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मोटाइल। कुछ एक्सेप्शंस भी ऐसे पाए जाते हैं, जैसे हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस मोटाइल नहीं होते। हम यूरोकॉर्डेटा जो हैं, सी पोटैटो जिसकी बात करें, सीडिया, हार्डमेनिया की बात करें, तो वो भी मोटाइल नहीं होते। उसको, उन सबको हम एनिमल किंगडम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ देम आर मोटाइल, ज़्यादातर इनमें मोटाइल होते हैं, लेकिन सभी मोटाइल नहीं होते। नेक्स्ट, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल का कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल, दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उससे फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये पाया जाता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एज एन कैरेक्टर ऑफ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो, और किसी को कुछ डाउट? तो ये जनरल कैरेक्टर था किसका? एनिमल किंगडम का। जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तो और इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में केवल जनरल
कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट तो सर आते अभी हैं। मतलब अगले चैप्टर्स में सर इसका पूरा डिटेल रहेगा कि हर एक किंगडम का? हाँ हाँ, हर एक किंगडम का डिटेल आएगा, वो एक अलग चैप्टर है। हमारा चैप्टर 4 जो है वो एनिमल किंगडम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस, ठीक है। हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो एक बड़ा मेजर टॉपिक है, वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बड़े जो है पूछे जाते हैं और बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आराम से बन जाते हैं, ठीक है। अगर ध्यान में बनने रखा है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान में है, तो वो आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने से। तो देखते हैं वायरसेस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं और लाइकेंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस को जो है पोजीशन नहीं दी गई है, वायरसेस को क्लासिफाई नहीं किया गया, उनको मेंशन भी नहीं किया गया, ठीक है। क्यों नहीं किया गया वायरसेस को? क्योंकि अगर हम बात करें तो दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है विदाउट एनी कंप्लीट सेल, इनमें कोई भी कंप्लीट सेल नहीं पाई जाती। और अगर आपको सेल थियरी याद होगी, सेल थियरी जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी, तो सेल थियरी में हमने पढ़ा है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कंटेन अ कंप्लीट सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कंप्लीट सेल का होना बहुत ज़रूरी है। और वो कितनी कंप्लीट होनी चाहिए भाई? 100% कंप्लीट होनी चाहिए, 99.99% भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें एक स्टेटमेंट है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल विल नॉट टर्म्ड एज लिविंग, ठीक है। अगर आपने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा है तो अभी जब हम सेल पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल विल नॉट टर्म्ड एज लिविंग। तो वायरसेस में कंप्लीट सेल प्रेजेंट नहीं होती, कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, और इसीलिए इन्हें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता। बट दे शो सम ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये शो करते हैं, ठीक है। अब शो करते हैं तो कैसे शो करते हैं देखा जाए कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर सच एज वायरसेस एंड वायराइड्स, ये होते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड लाइकेंस आर नॉट मेंशन्ड। लाइकेंस को भी मेंशन नहीं किया गया क्योंकि लाइकेंस कोई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म नहीं होते। दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिन्हें हम लाइकेंस बोलते हैं। एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसे हम लाइकेंस बोलते हैं। एल्गी और फंजाई जहाँ एक साथ रहते हैं वो एक तरह का इंटरेक्शन जनरेट करते हैं और उस इंटरेक्शन को लाइकेंस कहा जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि दो पहले से क्लासिफाइड, दो पहले से हमारे नोन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसे लाइकेंस कहते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तो इनको लिविंग नहीं माना जा सकता, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होना जरूरी है। सो नॉट ट्रूली लिविंग, और ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसीलिए इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वायरसेस अगर नॉन लिविंग होते हैं या लिविंग नहीं होते तो कैसे होते हैं। तो इनका जो अपीयरेंस है बेटा, पाउडर के जैसा हो सकता है, क्रिस्टलाइन हो सकता है, ठीक है, और स्पोर्स लाइक पाए जा सकते हैं। सो दे कैन हैव इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकता है जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। ये केवल जब किसी सेल के अंदर अटैक करते हैं, ठीक है, ये केवल जब किसी होस्ट सेल पर अटैक करते हैं तो उसके सेलुलर apparatus को यूज करके सम ऑफ द लिविंग एक्टिविटीज को शो करते हैं, ठीक है। कुछ लिविंग एक्टिविटीज को शो करते हैं और उन लिविंग एक्टिविटीज में मल्टीप्लिकेशन एक जो है एग्जाम्पल माना जाता है। सो दे आर नॉट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे शो फ्यू ऑफ द प्रोसेसेस लाइक
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कुछ प्रोसेसेस शो करते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे लिखा गया है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये बिना होस्ट के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, नहीं कर पाते। ऑब्लिगेट पैरासाइट की होस्ट की बॉडी के बाहर ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट मस्ट है, ठीक है, इन्हें अपना नंबर बढ़ाने के लिए होस्ट चाहिए ही चाहिए। बिना होस्ट के ये अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते और इसीलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर ये ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि हमने फंजाई में पढ़ा था, फंजाई में हमने फैकल्टेटिव पैरासाइट पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं बच्चों फंजाई में? नहीं, वहां भी ऑब्लिगेट पैरासाइट पढ़ा था, वहां भी वो भी बिना होस्ट के सरवाइव नहीं कर पाते, ये भी बिना होस्ट के सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे पैरासाइट को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। हाँ, एक और पैरासाइट होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है, जो दूसरा पैरासाइट एक टाइप होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट की अगर होस्ट मिला तो ठीक है, अदरवाइज वो अपनी लाइफ साइकिल तो रन कर सकते हैं, तो उन्हें बोला जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है। दो तरह के होते हैं, ये बिना होस्ट के जो है अपनी लाइफ साइकिल या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब। when they infect a cell they take over the machinery of host cell to replicate themselves and killing the host। जब भी ये किसी सेल पर अटैक करते हैं, किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो उसकी जो पूरी सेलुलर मशीनरी है, सेलुलर अपरेटस है, जो मैकेनिज्म, जो टूल्स हैं, जो इक्विपमेंट है सेल के अंदर किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, उन पूरी मशीनरी को ये एक्वायर कर लेता है और उस पूरे टूल्स को, पूरी मशीनरी को अपनी यूज के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करता है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, ताकि ये रेप्लिकेट कर सके। और रेप्लिकेशन के बाद उस होस्ट सेल को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वो होस्ट सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। सो ये एक बेसिक आइडिया लगता है किसके बारे में, वायरसेस के बारे में। नोट कर लो बच्चों इसको। सर लाइकेंस में ऐसा नहीं रहता है ना? अभी स्टडी करेंगे बेटा उसको, अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखो जो कुछ वायरसेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इन वायरसेस में क्या होता है, जो उनका प्रोटीन कोट होता है, उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो प्रोटीन कोट की बाहर एक प्रोटीन कोट पाया जाता है और उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे इस वायरस के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल हमें मिलेगा, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, आइदर डीएनए और आरएनए, और उस जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रेजेंट होगा प्रोटीन कोट। अब इस प्रोटीन कोट पे ये कुछ खास तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और यही खास तरह के प्रोटीन जो हैं ये एंटीजन का काम करते हैं, जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। इन्हीं स्पाइक प्रोटीन, इसी को स्पाइक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इन्हीं स्पाइक प्रोटीन की मदद से ये बॉडी में सेल को इन्फेक्ट करते हैं और सेल के अंदर एंटर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये यही इनका जो स्पाइक प्रोटीन है ये हार्मफुल पाया जाता है और इसी के लिए एंटीबॉडीज बनाती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से बाइंड होकर इन्हें न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जिससे ये वायरसेस बॉडी में एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। सो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो वायरसेस की डिस्कवरी हुई थी, तो जब डिस्कवरी हुई थी तो उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि वायरस को हम स्ट्रक्चर उसका स्टडी कर सके। तो उस समय वायरस जो ऑब्टेन हुआ तो वो एक फ्लूइड सस्पेंशन के फॉर्म में ऑब्टेन हुआ था, और जो वायरस वर्ड आया वो दिया था किसने, उसी से मिलता जुलता जो वर्ड है वो लुइस पास्चर ने दिया था, वायरस वर्ड। और ये क्यों दिया था, वायरस वर्ड दिया गया था किसके लिए, वेनम या पॉइजन फ्लूइड के लिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये एक फ्लूइड फॉर्म में डिस्कवर हुआ था जिसको लुइस पास्चर ने नाम दिया था वायरस
फॉर वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। फिर 1892 में एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइवानोस्की। इन्होंने वायरसेस को प्रॉपरली डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि देयर आर सर्टेन माइक्रोब्स सच एज टोबैको मोज़ैक वायरस। उन्होंने बताया कि एक माइक्रोब है टोबैको मोज़ैक डिजीज कॉज करता है और ये सबसे पहले खोजा गया वायरस है टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसे TMV वायरस कहा जाता है। इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस। सो दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं एंड दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो कोई अगर हम बैक्टीरिया प्रूफ कोई मेम्ब्रेन होती है तो ये उसको भी पास कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो इन्फेक्ट बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्ट करते हैं। और जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज या कुछ लोग बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। सो बैक्टीरियोफेज वायरस बोला जाता है। TMV सबसे पहला खोजा गया वायरस है और ये सबसे बड़े साइज का वायरस पाया जाता है, TMV टोबैको मोज़ैक वायरस। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम अगले साइंटिस्ट की बात करें तो MW बिजरनिक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्टेड ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड दैट इज नोन एज फ्लूइड। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर टोबैको मोज़ैक किसी टोबैको में टोबैको मोज़ैक डिजीज है, डिजीज का नाम है टोबैको मोज़ैक डिजीज जो टोबैको में पाई जाती है। तो बोले कि अगर किसी में टोबैको मोज़ैक डिजीज है और उसके फ्लूइड को हम हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर करते हैं तो वो हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, दैट हेल्दी प्लांट ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड, और वो हेल्दी प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि ये जो फ्लूइड है इसी की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जो एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर करते हैं। तो उन्होंने उसको एक नाम दिया कि ये बहुत ही इन्फेक्टिव फ्लूइड है और उसके लिए एक टर्म दिया कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम। मतलब ये फ्लूइड है जो लिविंग है और ये इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिजीज कॉज कर सकता है। कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडम पूछा जाता है ये। ठीक है, पहले पूछा जाता है कि वायरस नाम किसने दिया, तो याद रखना है लुईस पास्चर ने। फिर TMV वायरस की खोज किसने की, तो आइवानोस्की। और कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडम किसने बोला था, तो बिजरनिक ने कहा था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया स्टैनले, WM स्टैनले, इन 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals contain largely of प्रोटीन। उन्होंने बोला कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो इसमें पहले जितने भी वायरसेस पाए गए वो सब फ्लूइड के फॉर्म में ही थे। उस समय बेटा इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो जो कोई भी इन्फेक्शन होगा कहीं पर तो वहां से जो फ्लूइड निकलेगा उसी को वायरस समझा जाता था। ठीक है, वायरस फ्लूइड फॉर्म में नहीं पाए जाते थे, फ्लूइड सस्पेंशन में। जैसे अगर किसी की हमारे हमारे मान लो चिकन पॉक्स हुआ, तो चिकन पॉक्स होने पर जो वो बनते हैं ना, पस्ट्यूल बनते हैं, छोटे छोटे रैशेस बनते हैं, उनमें से फ्लूइड निकलता है। तो उसी फ्लूइड में ही वो वायरस प्रेजेंट होते हैं। तो ये उस समय इतना माइक्रोस्कोप वगैरह इतने डेवलप नहीं थे कि हम वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाए। तो वो फ्लूइड को ही वायरस मानते थे और उसी को मानते थे कि ये फ्लूइड लिविंग है और जो डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? यस सर। चलो, सो नेक्स्ट वायरस के स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले बात तो वायरस का एक प्रोटीन कोट होता है भाई, बाहर की तरफ एक प्रोटीन कवरिंग पाई जाती है और अंदर इसमें जो है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है जो RNA है। जरूरी नहीं कि सभी वायरस RNA हो, कुछ वायरस होते हैं जो DNA भी होते हैं। हाँ, लेकिन
आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, किसी भी वायरस में दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। तो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, बोथ आर नॉट फाउंड एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पर नहीं मिलेंगे। और ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, इट इज द इन्फेक्शियस सब्सटेंस इन वायरस बॉडी। यही वायरस की बॉडी में इन्फेक्शियस सब्सटेंस है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसी की वजह से ये मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रोटीन कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं कैप्सिड, याद रखना, कैप्सिड कहते हैं प्रोटीन कवरिंग को। और वायरस को टोटल हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को एक साथ न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको। सो जनरल कैरेक्टर को आगे स्टडी करें तो जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ज्यादातर जो वायरस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, मैक्सिमम वायरस जो होते हैं आरएनए वायरस होते हैं। और कैसा आरएनए होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्योंकि आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड ही पाया जाता है। बड़े रेयर कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे रेयर वायरसेस हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है, बाकी सभी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। जैसे एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं 5x174। ये एक ऐसा वायरस है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। जनरली आरएनए कभी भी डबल स्ट्रैंड नहीं बनाता, लेकिन ये 5174 जो है ये ऐसा वायरस है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन करता है। बाकी ज्यादातर जो वायरस डबल स्ट्रैंडेड यानी जैसे लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर, दो पोल्स होते हैं, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, ठीक है। मतलब डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जनरली ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर डीएनए में पाया जाता है। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए कभी भी डबल स्ट्रैंडेड नहीं पाया जाता, लेकिन रेयरली एक हमें वायरस ऐसा मिलता है जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। बाकी इनमें जो डिफरेंसेस वो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। अभी हम बस ये याद रखते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है मोस्ट ऑफ द वायरसेस में। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनमें आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मैंने आपको बताया, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस पाया जाता है, ठीक है, जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? एनिमल्स को। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। एंड बैक्टीरियोफेज वायरसेस जनरली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनमें पाया जाता है और इनके डीएनए को हम एज ए वेक्टर डीएनए यूज करते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम 12th में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर इस बैक्टीरियोफेज के इस वायरस को हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज यूज्ड एज वेक्टर, ठीक है, इसको वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये वायरस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? बैक्टीरियोफेज। इसी की वजह से बहुत सारी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो ये जो सैटेलाइट के जैसा हमें दिख रहा है ना, ये सैटेलाइट के जैसा वायरस हमें दिख रहा है, ये ही होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। ये इसी को हम बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। इन्हीं में इंजेक्टेबल एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंजेक्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करते हैं।
बाकी जो वायरसेस हैं उनका शेप यहाँ पर हमें स्फेरिकल, क्रिस्टलाइन, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल ऐसा हमें दिखता है, लेकिन ये थोड़ा सा बैक्टीरियोफेज अलग ही टाइप का इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल किस प्रोसेस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नोट कर लो। सर इसके ऊपर एक क्यूबिक टाइप क्या बना रहता है? ये बेटा इसका हेड होता है, हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इनका ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जो मैंने येलो स्ट्रक्चर बनाया ये इनका हेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। देखते हैं स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें। सो वायरस के स्ट्रक्चर में इसकी प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और इस कैप्सिड की बहुत सारी यूनिट्स पाई जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं और इस यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। तो इसकी कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं और इसकी यूनिट्स को कैप्सोमियर बोलते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अंदर जो इनका न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है या आरएनए होता है उसी को ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, यानी ये हेलिकल हो सकता है जैसे यहाँ पे हमें हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों तरह से पाए जा सकते हैं, ठीक है, हेलिकल भी हो सकता है या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी पाया जा सकता है। तो बाहर की कवरिंग जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड, और इस कैप्सिड में जो यूनिट्स पाई जाती हैं उन यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो जब वायरस में जेनेटिक मटेरियल और ये सब चीजें हैं तब भी इसको मतलब नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं बेटा, ये साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सेल का लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, जो सेल का लिविंग पार्ट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यस सर। हेड्रल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। नोट कर लिया? यस सर। वायरसेस जो है डिजीज कॉजिंग भी हैं भाई, बहुत सी अलग अलग तरह की डिजीजेस होती हैं। अभी जो बड़ी फेमस चल रही है कोविड, ये भी वायरल डिजीज है। सो viruses causes disease such as mumps, smallpox, herpes, influenza and HIV, hepatitis वगैरह सब, ठीक है, डेंगी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी जो है अलग अलग तरह के वायरसेस से होने वाली डिजीजेज हैं। इन प्लांट्स के अंदर इनकी डिजीजेस थोड़ी अलग तरह की पाई जाती हैं। इन प्लांट्स दे कॉजेज मोज़ेक फॉर्मेशन। मोज़ेक फॉर्मेशन का मतलब लीफ या जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उन पे स्पॉट्स, येलो या वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं जिन्हें मोज़ेक कहा जाता है। तो उसी को मोज़ेक फॉर्मेशन बोला जाता है। स्पॉटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे मोज़ेक कहते हैं। एंड इसके अलावा दे ऑल्सो कॉजेज लीफ रोलिंग, लीव्स रोल कर जाती है, कर्ल कर जाती है। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंड ग्रोथ, ये कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम ऑफ डिजीजेस, ठीक है, किस तरह का सिम्टम दिखाई देता है, किस तरह का सिम्टम प्लांट में होता है, उसके बेस पर इन डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग ऑफ लीव्स, वेन क्लियरिंग मतलब वेन जो है ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगती हैं, क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, जिसे वेन क्लियरिंग कहते हैं। साथ ही ड्वार्फिंग ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो कॉजेज स्टंड ग्रोथ, और स्टंड ग्रोथ कॉज करता है, ठीक है।
नोट कर लो इसको। सर डन। ठीक है, ये दो बड़े फेमस डायग्राम हमें मिलते हैं हमारे कोर्स में, हमारी बुक में बने हुए हैं, जिसमें एक जो डायग्राम है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का है, जिसमें हमें ये ग्रीन कलर के बाहर हमें यूनिट्स ऑफ कैप्सिड दिखती हैं, और अंदर हमें इनका जो है जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए दिखता है। तो आरएनए वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, और बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। इसके हेड के अंदर हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डीएस डीएनए बोल रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करेगा, ये बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कर पाएंगे। इसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो हमें दिखता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज में, और ये टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर कैप्सिड क्या रहती है इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस में? इसकी प्रोटीन कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं बेटा। सर तो मतलब जो हर वायरस में जो किसी में हाँ, स्पाइन लाइक हर स्ट्रक्चर होता है सबको कैप्सिड बोलेंगे। हाँ, हर वायरस का अलग अलग प्रोटीन कोड मिलता है, उस सभी को कैप्सिड बोलेंगे, और यूनिट्स जो होती हैं उसकी, उसे कैप्सोमियर बोलेंगे। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वायरसेस के नोट कर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस का डायमेंशन जो है 20 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। 20 नैनो, आवाज आ रही बच्चों? यस सर। सो 20 नैनोमीटर तक डायमेंशन पाया जाता है। एडिनो वायरस की बात करें तो इसका 50 नैनोमीटर तक डायमेंशन पाया जा सकता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो 50 नैनोमीटर तक इसका भी डायमेंशन पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज भी 50 नैनोमीटर तक। इन जो सबसे बड़ा हमें मिलता है वो मिलता है कौन सा, जो है इसका डायमेंशन देखेंगे ना, 18 इंटू 250 मिलीमीटर, ठीक है। 18 इंटू 250 मिलीमीटर तक डायमेंशन हमें मिल सकता है, ठीक है। 250 मिलीमीटर, ये सबसे बड़ा वायरस इसे माना जाता है अभी तक, जो जितने वायरसेस की डिस्कवरी हुई है, सर ठीक है। बाकी सब नैनोमीटर में रहते हैं ना? हाँ, बाकी सब नैनोमीटर में ही है, ये अकेला है जो मिलीमीटर में दिख रहा है। सर इसका नाम क्या रहता है सबसे बड़ा वाला? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये बेटा देखो यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये यूनिट दिया हुआ है, और एग्जैक्ट जो डायमेंशन है वो यहाँ ऊपर वायरस का डायमेंशन दिया है कि 70 से 90 नैनोमीटर जो है ये हमें एडिनो वायरस का मिलता है। 80 से 200 नैनोमीटर हमें इन्फ्लुएंजा वायरस का मिलता है, और 80 से 250 नैनोमीटर हम 225 नैनोमीटर हमें बैक्टीरियोफेज का मिलता है। लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर में दिया है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर में डायमेंशन हमें याद रखना है। बाकी का तो छोटा है, इसी का अकेला सबसे बड़ा डायमेंशन मिलता है। यस।
और जो टोबैको मोज़ेक वायरस रहता है मतलब उसमें टोबैको में प्रेजेंट रहता है। टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो टोबैको में मोज़ैक डिजीज कॉज करता है और इसीलिए इसे टोबैको मोज़ैक वायरस कहा जाता है। तो मतलब मोज़ेक डिजीज का नाम है। मोज़ैक जो डिजीज का नाम है, ठीक है, मोज़ैक जो है वो डिजीज का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरॉइड्स। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं? जब कोई भी वायरस किसी सेल पे अटैक करता है, ठीक है, तो सेल पे अटैक करता है तो अटैक करने के लिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल उस टारगेट सेल के अंदर जाना चाहिए। तो जब वो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है तो उसका जो प्रोटीन कोड है वो एंटर नहीं कर पाता, और जब जेनेटिक मटेरियल जो है विदाउट प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है तो उसे वायरॉइड कहते हैं। तो जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है वायरस का, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो है, जिस पे प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता, उसी को हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड। और दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये वायरस से भी स्मॉलर होते हैं। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर, एक साइंटिस्ट थे टी.ओ. डाइनर, 1971 में डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि ये जो वायरॉइड्स होते हैं दे कैन कॉज ट्यूबर डिजीज। पोटैटो में ये ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें पोटैटो नॉर्मली ऐसा पाया जाता है जो स्पिंडल शेप यानी लॉन्ग और इलोंगेटेड पोटैटो डेवलप होता है इस वायरॉइड के इन्फेक्शन की वजह से। और जब सेल इन्फेक्ट करती है, जब कोई वायरस इन्फेक्ट करता है किसी सेल को, तो वो मल्टीप्लाई करता है, एंड मल्टीप्लाई करने से नए वायरसेस बनते हैं। सो न्यूली फॉर्म वायरसेस आर नोन एज वीरियॉन्स। ठीक है, तो जितने वायरसेस इन्फेक्शियस होते हैं, वायरॉइड्स, जो कि अगर हम बोले वायरॉइड को तो नेकेड जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज नोन एज वायरॉइड। ठीक है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज नोन एज वायरॉइड। एंड जो न्यूली फॉर्म वायरसेस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज वीरियॉन्स, उन्हें हम वीरियॉन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायग्राम में हमें ये कुछ वायरॉइड्स दिख रहे हैं जो टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवर किए थे, और उन्होंने बताया था कि ये वायरॉइड्स जो होते हैं पोटैटो में डिजीज कॉज करते हैं। क्या डिजीज का नाम है, याद रखना, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वायरस जो रहते हैं ज्यादा हार्मफुल रहते हैं वायरस से। नहीं, दोनों हार्मफुल हैं, दोनों की पैथोजेनिसिटी अलग अलग पाई जाती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई ज्यादा हार्मफुल है, दोनों ही हार्मफुल हैं। ये बताया गया कि वायरॉइड्स भी हार्मफुल हैं। वायरसेस की पैथोजेनिसिटी वायरस टू वायरस वेरी करती है। अलग अलग वायरस की अलग अलग पैथोजेनिसिटी पाई जाती है। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जैसे HIV वायरस, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है और खुद को एक्टिवेट करने में 8 से 10 साल का समय ले लेता है। और उसी जैसा वायरस है कोविड, 3 से 4 दिन में अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये अलग अलग वायरसेस की अलग अलग पैथोजेनिसिटी पाई जाती है। तो इसलिए मतलब वो पहले स्टेज में उसके सिम्टम्स पता नहीं चलते। स्टेज को अपन तो यहाँ पे अभी बेटा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्टडी अभी चल रही है। अभी जो हमें दिख रहा है उस पे स्टेजेस नाम देना अभी बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा। तो अभी मैं कुछ उसके बारे में स्टेजेस और उसकी लाइफ साइकिल या कैसी उसकी पैथोजेनिसिटी उस पर तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, इसकी पैथोजेनिसिटी ज़्यादा रैपिड पाई गई है। नेक्स्ट आते हैं लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस को भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे कोर्स में है।
सो लाइकेंस क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं तो एक सिम्बायोसिस, मतलब दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों एक दूसरे की अलग अलग तरह से मदद करते हैं, तो उसे सिम्बायोटिक या म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन कहा जाता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी और फंजाई ये दोनों मिलके लाइकेंस का फॉर्मेशन पर करते सिर्फ हैं। एल्गी और फंजाई हो सकते हैं ना, मतलब हाँ, बाकी और केवल केवल एल्गी और फंजाई ही लाइकेंस का फॉर्मेशन करते हैं और कोई नहीं करता। अब इसमें एक एल्गी पार्ट होता है जो ऑटोट्रॉपिक होता है और एक फंजाई पार्ट होता है जो हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो एल्गी पार्ट को फाइकोबायोंट कहते हैं और फंजाई पार्ट को माइकोबायोंट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट दोनों मिलकर लाइकेंस का फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ पे लाइकेंस को देख सकते हैं। ये लाइकेंस पाए जाते हैं जो एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। चलो ठीक है, तो एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ पाए जाते हैं लेकिन दोनों की फंक्शनिंग अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं ये ध्यान से सुनो। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, वो फूड फंजाई को देता है। ठीक है, तो एल्गी फूड प्रोवाइड करता है किसको? फंजाई को। खुद बनाता है, उसको भी देता है। फंजाई उसे क्या करता है? फंजाई उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंजाई उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है और शेल्टर के साथ साथ उसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड शेल्टर एंड हेल्प टू एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। यानी फंजाई हेल्प करता है एल्गी के लिए, मिनरल्स अवेलेबल कराता है, वाटर अवेलेबल कराता है, वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सरवाइव कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हर कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आ जाती है कि लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां भी SO2 का पॉल्यूशन पाया जाएगा वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। और सबसे बेस्ट एक बोला जाए तो अच्छे नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर पाए जाते हैं और जहां पर लाइकेंस ग्रो करते हैं हम ये मान सकते हैं कि वहां पर SO2 या एयर पॉल्यूशन बहुत कम है और इसीलिए लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइकेंस आर फाउंड टू बी अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन और स्पेशली कौन सा पॉल्यूशन? SO2 का पॉल्यूशन। तो इसलिए रीजन ये हो जाता है कि ये हर कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते। उसके दो रीजन है, क्योंकि ये एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में तभी मिलेंगे जब दोनों के एक दूसरे की जरूरत होगी और दूसरी बात ये उन्हीं जगहों पर मिलेंगे जहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो दे ओनली ग्रो इन नॉन पोल्यूटेड एरिया। ठीक है, नॉन पोल्यूटेड एरियाज में ही ये ग्रो करते हैं। कौन? लाइकेंस ग्रो करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स देते हैं, उसी से ये फूड बनाते हैं ना। हाँ, उसी मिनरल्स और वाटर का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। हमें जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर फंजाई के हाइफी का है और जो हमें ब्लैक स्पॉट्स के फॉर्म में दिख रही हैं ये एल्गल सेल्स हैं। ठीक है, एल्गल सेल्स हैं जो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं।